नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और आप लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो हमारा पार्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्या हम पढ़ रहे थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ रहे थे बच्चों। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पश्चिमी, अगर हम बात करें आज हम क्या करने वाले हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाजन करेंगे। ठीक है, कैसे सर? ये लो उपविभाजन अभी हम लोग कर रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हम लोग आज क्या करने वाले हैं? उपविभाजन करने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि यह जो है कि जो रेखा है यह 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की हम बात करते हैं कि इसी को आधार मानकर हमने क्या किया है? राजस्थान को दो भागों में विभाजित किया है। जब हमने इसको आधार मानकर दो भागों में विभाजित कर दिया तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला जो भाग है पूरा राजस्थान का, आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं इसको। इसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जलवायु पढ़ ली, इसका हमने वर्षा पढ़ लिया, इसमें हमने जनसंख्या पढ़ ली, इसका हमने क्षेत्रफल पढ़ लिया, है ना, और इसका हमने विस्तार पढ़ लिया कि कितनी लंबाई और चौड़ाई में फैला है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो थार है, थार का रेगिस्तान है, उसके बारे में भी हमने डिटेल से जानकारी जो है कि प्राप्त कर ली कि थार रेगिस्तान किस किस और राज्यों में फैला हुआ है और किस किस देशों में फैला हुआ है ना। तो उसकी हमने बात करी थी। अब हम लोग आज जो बात करने वाले हैं इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपविभाजन की बात करेंगे। उपविभाजन कैसे सर? उपविभाजन का मतलब है कि इसमें भी हम लोग इसको भी दो भाग में बांटेंगे, है ना। एच.एम. सक्सेना महोदय ने 4 भागों में बांटा था। उसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका उपविभाजन जब हम करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? और इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसको 2 भागों में अगर हम बांटें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बाद में हम लोग एक और रेखा यहाँ पर खींच रहे हैं। जो रेखा है यह कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को हम लोग क्या कर रहे हैं? आधार मान रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हो गई, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। अब इस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को हम लोग आधार मान करके इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिए, पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन कैसे किया बच्चों? तो इसको हमने क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किया। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग तो क्या किया हमने? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जो दूसरा भाग है उसको हमने कह दिया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया कि 2 भागों में डिवाइड किया। पहला शुष्क हो गया और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। और इसका अगर हम बात करें कि इसको हमने आधार क्या माना है, तो इसका आधार हमने क्या माना बच्चों? इसका यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विभाजन का हमने आधार माना है ना। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि इसका जो आधार है, आधार क्या है? आधार है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, है ना। वर्षा रेखा पूछ लिया जाता है तो आधार की अगर हम बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की बात करते हैं कि इसका ये आधार है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपविभाजन का। ठीक है, अब हमने 2 भागों में विभाजित किया इसको। 2 भागों में ये क्या है? ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें कि इसकी जो कि पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा पूछी जाती है। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी पूर्वी सीमा पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो वर्षा रेखा है ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की हमने बात की थी। तो एक बात बताओ, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो वर्षा रेखा है कहाँ से? 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। 25 सेंटीमीटर को हमने आधार मान लिया। उसके बाद अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। इसको हमने आधार मान लिया।
और अगर हम बात करें कि ये जो 25 सेंटीमीटर है इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या बना रहा है बच्चों, पूर्वी सीमा बना रहा है, ठीक है। यानी इस प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित कर रहा है, सीमा निर्धारित क्या कर रहा है, समझे कि नहीं समझे, कि ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है इसे आधार मान करके हमने दो भागों में विभाजित किया, और यह जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को ही हमने क्या किया, पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। ऐसा बताया है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा, यानी ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यह वाला जो प्रदेश है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा है ना, ये वाली तो है पूर्वी सीमा, यह पूर्वी सीमा निर्धारित करता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अगर हम बात करें कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है क्या, या अगर हम बात करें कि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। अगर बात हो गई तो, है ना। अब या हम देखो दो बात है, या तो इसका हम लोग पश्चिमी सीमा की बात करें, है ना, 25 से 50 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा कि भाई ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय की पूर्वी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करता है, और अगर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है उसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगर हम बात करें आगे क्या बात करें हम लोग, आगे बात करें हम, ठीक है। पूर्वी सीमा निर्धारित करता है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश उस पर भी आएंगे, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पे भी आएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें, सिर्फ इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की हम अगर हम बात करें, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में क्या पाए जाते हैं बच्चों, बालुका स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड किया जाता है ना, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कौन से भाग हैं सर, एक तो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, युक्त प्रदेश की हम बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। एक तो हम करते हैं क्या, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक करते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अगर बालुका स्तूप की बात करें, है ना, तो यह जो बालुका स्तूप है ना बच्चों, बालुका स्तूप की हम बात करते हैं, स्तूप की बात करते हैं, इस बालुका स्तूप से क्या जुड़ा हुआ है, मरुस्थल का मार्च जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, इस बालुका स्तूप से मरुस्थल का मार्च जुड़ा हुआ है। किसका मार्च, मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का मार्च। क्या है सर ये मरुस्थल का मार्च, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा यूज कर लेंगे। इस बालुका स्तूप से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, मरुस्थल का मार्च जुड़ा हुआ है। अब ये मरुस्थल का मार्च क्या है सर, बताओ जरा, मरुस्थल का मार्च क्या है। तो आपने एक चीज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूं कि मरुस्थल का मार्च क्या होता है, ठीक है। मरुस्थल का मार्च क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक रेत का टीला है। क्या है ये रेत का टीला, मान लीजिए कि ये रेत का टीला है यहाँ पर, ओके। और यहाँ से उसके बाद में ये रेत का टीला यहाँ पर है। अब ये है क्या, हवा की दिशा, मान लीजिए क्या है ये, हवा की दिशा है, ये हवा की दिशा। अब हवा की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व की हम बात करते हैं कि हवा की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। अब यहाँ से इस रेत को उड़ा करके क्या कर रही है ये हवा ले जा करके यहाँ पर जमा कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, यहाँ पर जमा कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ भाई जमा कर रही है सर। ये हवा की दिशा है ना, ये हवा की दिशा, जब यहाँ से हवा चलेगी तो यहाँ पर ले जा करके इस रेत को उड़ा करके कहाँ जमा कर देगी, थोड़ा सा आगे जमा कर देगी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इस रेत के टीले को जब यहाँ पर हवा की दिशा ला करके स्थानांतरित कर रही है या जमा कर रही है, ठीक है, तो इसका और फिर उसके बाद में ये वाला जो टीला है ये भी आगे क्या होगा, ये भी क्या होगा, आगे जमा होते हुए चला जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ना कि रेत का टीला आगे बढ़ रहा है। क्या कहेंगे कि रेत के टीलों का आगे बढ़ना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, हाँ सर कह तो सकते हैं। तो इसे लिख दे सकते हैं हम कि रेत के
टीलों का आगे बढ़ना इसे कह सकते हैं, टीलों का आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना कह सकते हैं। या रेत की टीलों का आगे बढ़ना की जगह हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, रेगिस्तान का आगे बढ़ना कह सकते हैं, या बालू का स्तूपों का आगे बढ़ना कह सकते हैं, है ना, रेगिस्तान को का आगे बढ़ना कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई, कह सकते हैं सर। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, या रेगिस्तान या मरुस्थल, है ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना, कह सकते हैं ना। तो अगर रेगिस्तान और मरुस्थल का आगे बढ़ना कह सकते हैं, तो यही रेगिस्तान और मरुस्थल आगे बढ़ता है ना, जो है ना, यही जो प्रक्रिया है, इस रेगिस्तान और मरुस्थल के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहा जाता है मरुस्थल का मार्च। क्या कहा जाता है, मरुस्थल का मार्च। और इस मरुस्थल के मार्च के लिए जिम्मेदार गांव है, कौन सा गांव है सर, एक बहुत ही फेमस गांव है जिसको कहते हैं नाचना गांव। कौन सा गांव है, नाचना गांव। यह मरुस्थल के मार्च के लिए जिम्मेदार है बच्चों। नाचना गांव किसके लिए, मरुस्थल के मार्च के लिए जिम्मेदार है। और नाचना गांव कहां पर है, तो नाचना गांव है अजमेर में, ठीक है, कहां पर है, अजमेर में नाचना गांव है, और यह मरुस्थल के मार्च के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, पहली बात बताओ। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर आगे चलेंगे, अदरवाइज कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई कि बालूका स्तूप ये होते हैं, और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बालूका स्तूप युक्त प्रदेश की ही बात करेंगे, ठीक है। इस बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को हम लोग एक बार छोड़ देंगे, है ना, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश को छोड़ देंगे, बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों की बात करेंगे। अब इसमें अगर हम बात करें कि बालूका स्तूप जो होते हैं, वो कुछ बालूका स्तूप क्या होते हैं बच्चों, इसको अगर हम बांटें, कुछ बालूका स्तूप क्या होते हैं, वनस्पति के साथ में होते हैं, कुछ वनस्पति रहित होते हैं। अगर हम बात करें कि बालूका स्तूपों की, है ना, बालूका स्तूप, यहाँ लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, बालूका स्तूप। तो कुछ बालूका स्तूप का अगर हम वर्गीकरण करें, अगर स्तूपों का वर्गीकरण करें, बालूका स्तूपों का वर्गीकरण, तो कुछ बालूका स्तूप क्या होते हैं, कुछ बालूका स्तूप होते हैं बच्चों जो वनस्पति सहित होते हैं। क्या होते हैं, वनस्पति सहित बालूका स्तूप होते हैं, सहित। और कुछ जो होते हैं वो होते हैं वनस्पति रहित। क्या होते हैं, वनस्पति रहित होते हैं, ठीक है। कुछ तो वनस्पति सहित होते हैं और कुछ वनस्पति रहित होते हैं। जो वनस्पति सहित होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है, उनमें क्या मतलब कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, तो उसमें पाई जाती हैं कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियों की बात करते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके सब बाद में हम बात कर सकते हैं खेजड़ी की, कि खेजड़ी के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना, खेजड़ी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। या हम बात करें इन कटीली झाड़ियाँ और खेजड़ी को क्या कहा जाता है बच्चों, जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है, या इसे मरुद्भिद पौधे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे बालूका स्तूप होते हैं जिन पे वनस्पति पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बालूका स्तूप ऐसे होते हैं जिन पे वनस्पति नहीं पाए जाते, जैसे उनको क्या कहा जाता है, वनस्पति रहित बालूका स्तूप कहा जाता है। समझ में आई बात। वनस्पति रहित बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में, है ना, स्थानीय भाषा में, और ये जो है ना, ये जो वनस्पति रहित बालूका स्तूप हैं, लाइक बरखान टाइप के ये बालूका स्तूप होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये स्थानांतरित होते हैं और खतरनाक होते हैं। यानी मरुस्थल के मार्ग के लिए सबसे ज़्यादा ये वनस्पति रहित जो बालूका स्तूप है ना, वो जिम्मेदार हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम बात करें अगर वनस्पति रहित बालूका स्तूपों की, कि इसको स्थानीय भाषा में ना, इसको स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, धरियन, या इसको हम लोग धोरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह जो धरियन और धोरे है, ये पूछा गया एग्जाम में है कि वनस्पति रहित बालूका स्तूपों को धरियन क्या कहा जाता है, धरियन धोरे इसका स्थानीय नाम है, और इसको जैसलमेर में मुख्यतया इसको धरियन और धोरे के नाम से जाना जाता है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि धरती धोरारी नाम की एक क्या है, रचना है। किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है धरती धोरारी। आपने सुना हो तो बचपन में 5वीं 6वीं क्लास में धरती धोरारी करके कविता आती थी, है ना। वो क्या है, कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। धोरारी, धोरे और धोरारी, यही है, धरियन और धोरे की बात हम करते हैं, है ना। तो यह जो है कि हमारा क्या था, एक बालूका स्तूपों के जो है कि संदर्भ में हमारी ये क्लास थी।
और हम बालुका स्तूप युक्त प्रदेशों की बात कर रहे हैं। और अब हम लोग बात करेंगे बालुका स्तूपों की। बालुका स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके, आकृति के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करेंगे और बालुका स्तूपों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले बता देता हूं, और एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने वाले हैं। जैसे कि बरखान है, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप, इसको जो है कि अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहते हैं। उसके बाद हम लोग तारा बालुका स्तूपों की बात करते हैं, स्टार जिसको कहते हैं, तारा को ही स्टार कह देते हैं, ठीक है। पैराबोलिक बालुका स्तूपों की बात हम लोग कर देते हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग सब्र काफीस बालुका स्तूपों की बात करते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के बालुका स्तूप हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद मेरे दोस्त।